और चलिए आपको सीधे लिए चलते हैं विधानसभा की कार्यवाही में, सीधे सदन की कार्यवाही देखते हैं। जनगणना का सरकार सदन में आके कही कि भाई जाति जनगणना हम कराना चाहते हैं, और 5 महीने में सरकार ये भी तय नहीं कर पाई कि भाई जाति जनगणना कराए तो हम किससे कराए। ग्रामीण विकास हाथ उठा रही है कि भाई मेरे विषय नहीं है। भाई ग्रामीण विकास के नाते यहाँ मंत्री जी उत्तर नहीं दिए थे। मंत्री जी ने उत्तर सरकार के प्रतिनिधि के रूप में दिया था। उनको सरकार को अब तक निर्णय लेना चाहिए था, और सरकार अगर विधानसभा में कहा करके 5 महीने तक कुंडली डाल के बैठे रहेगी तो फिर इन प्रश्नों को जो मैंने सामने लाया है उस पर भी उत्तर अगर सरकार देगी तो उस पर हम कैसे भरोसा करें अध्यक्ष महोदय। और राज्य का ये सर्वोच्च सदन है, इसलिए मैं आपके सामने इस विषय को लाया हूँ। राज्य के लिए जाति जनगणना, और माननीय मंत्री आलमगीर आलम साहब से तो आग्रहपूर्वक कहना चाहता हूँ कि हमारे जो नेता है कांग्रेस के आदरणीय राहुल गांधी जी, वो खुद जाति जनगणना के पक्षधर है, पूरी कांग्रेस पार्टी पक्षधर है, गठबंधन सरकार पक्षधर है, तो फिर सरकार ने अब तक जाति जनगणना पर क्यों निर्णय ली है। माननीय मंत्री महोदय, आज माननीय सदस्यगण हमारे विधानसभा के विषय के बारे में आइए तो ठीक रहेगा। राज्यसभा, लोकसभा, ये सब विषय को चल बोलो जी, जवाब देने दीजिए, फिर उनको बोलवाते हमारा नजर है उनके ऊपर। महोदय, आज माननीय सदस्य प्रदीप यादव जी का जो प्रश्न आया है, उन्होंने खुद बताया कि 16 जिला का हुआ, 10 जिला का नहीं हुआ है। निश्चित तौर पर मैं माननीय सदस्य को आश्वस्त करना चाहते हैं कि 5 जिलाओं में भी हम लोग बहुत जल्द कर देंगे। इनके साथ साथ माननीय सदस्य ने यह बात उठाई कि सरकार की तरफ से मेरे द्वारा सदन में यह बात कही गई थी कि जातीय जनगणना हम लोग शुरुआत करेंगे। मुझे भी खेद है कि हम लोग अभी तक 100 महीना बीत गया है, नहीं कर पाए। निश्चित तौर पर मैं आश्वस्त करते हैं इसके संबंध में बहुत जल्द निर्णय करके जातीय जनगणना पर हम लोग आगे। माननीय सदस्य, आप जो आचरण कर रहे हैं आपको अच्छा लग रहा है? नहीं, आपको अच्छा लग रहा है? नहीं, अच्छा लग रहा है तो बोलिए। आपको अच्छा लग रहा है ऐसा करने में तो हमको आपत्ति नहीं, आसन को कोई आपत्ति नहीं। महोदय, एक मिनट संसदीय बोलिए। माननीय प्रतिपक्ष के नेता बोलेंगे तो उनका विशेषाधिकार है बोलने का, उसके लिए माननीय सदस्यों को परमी की कोई आवश्यकता नहीं है। ये आपका जानकारी का अभाव है, बड़ा मुश्किल है आप लोगों से। माननीय अध्यक्ष महोदय जी बोलिए। पहली बार इस दायित्व के साथ आपके साथ कुछ बोल रहा हूँ। एक तो यह है कि अभी हम लोग अल्पसूचित प्रश्न ले रहे हैं जी, तो अभी गिरी रक्षा वाहिनी का प्रश्न है जो पहला है। ये जातीय जनगणना कहाँ से बात हो रही है समझ नहीं आ रहा है इसमें। ये पहला प्रश्न जो है इसमें जो लगा हुआ है जो बिजनेस में, वो माननीय प्रदीप जी का है कि गिरी रक्षा वाहिनी की बहाली अभी तक नहीं हुआ उपायुक्त में। ये जातीय जनगणना कहाँ से आया, पहला विषय। एक मिनट रुकिए, अभी मुझे बोलने दिया जाए। हाँ, ठीक बोला। यह पूरी तरह से इस सदन को महोदय, इस पूरे सदन को राजनीतिक एजेंडे के स्थापन के लिए इस्तेमाल करना बिल्कुल सही नहीं है। बिल्कुल। आप सूचना में थे क्या महोदय? नहीं, आपने कॉल किया था अल्पसूचित पे। आपने अल्पसूचित पे मुझे बोलने दिया जाए महोदय। क्रॉस हमको नहीं करना, हमको जो बोलना है बोलने दिया जाए। मेरे अधिकार को एक मिनट बोलने दीजिए, इनको बोलने दीजिए। नेता सचिवालय यहाँ बैठा हुआ है जी, इतना हल्केपन से ऐसा बात कैसे किया जा सकता है? मामले को जो आज सब विषय जो आज इस झारखंड के सबसे समकालीन विषय है, जिसके लिए पूरा झारखंड, आपने ठीक कहा है, जिन सदस्य के माध्यम घर पे जो 400 करोड़ रुपए बरामद हुए हैं वो राज्यसभा के सदस्य, लेकिन है तो झारखंड के नागरिक। वो पैसा झारखंडियों का है, जल जंगल जमीन से लूटा हुआ पैसा है। आज उस पर कार्रवाई इस राज्य सरकार, महोदय चलिए, इस राज्य सरकार, मैं आपसे कहना चाहता हूं, आप महोदय जवाब देंगे। महोदय मेरी बात को करने दिया महोदय। एक मिनट, इनका बात को करने दीजिए। माननीय नेता चार आपको भी दे रहा है, आपको 4 साल तो नहीं बोलने दिया गया महोदय।
4 मिनट तो बोलने दिया जाए। मैं ये कह रहा हूं, ये सरकार जो 4 साल 28 तारीख को पूरे करने वाली है, 4 साल पूरे करने वाली है, ये सरकार को इस शीतकालीन सत्र को बड़ा करना चाहिए था। अपने 4 साल की उपलब्धियों को, अपने अचीवमेंट को जनता के सामने इस सदन को माध्यम बना करके रखना चाहिए था। लेकिन इस सरकार ने इस सदन को और छोटा कर दिया। वो तमाम बहसों से, तमाम प्रश्न उत्तर से, तमाम लोकहित के जो झारखंड के लिए असंभावी है उससे भाग रही है। ये चाहती तो इसको अच्छे तरह से उपयोग कर सकती थी, लेकिन महोदय आज झारखंड जिस जगह पे खड़ा है, एक संवैधानिक संकट इस झारखंड सरकार में पहुंच गया। ये संवैधानिक संकट है महोदय, कोई कानून व्यवस्था का संधारण नहीं हो रहा है। मुख्यमंत्री जैसे पद को ग्रहण करने वाला व्यक्ति, जो पद और गोपनीयता की शपथ लिए हुए हैं, जो कानून की रक्षा करने का शपथ खाए हुए हैं, वो एक एजेंसी के जिस तरह से संबंध को दरकिनार करके वो अवहेलना कर रहे हैं, ये कोई अच्छा उदाहरण प्रस्तुत नहीं हो रहा महोदय। बोलने दिया मैंने, सुन लिया महोदय। मान्य नेताजी, मान्य नेता आपने कई विषय को रख लिया, बातों को एक विषय के बाद एक विषय रखने का अवसर आपको मैंने दिया। मैं आप बंद करिए, इसलिए चूंकि अमर जी आगे बढ़ने दीजिए, आगे बढ़ने दीजिए। मैं ये कहना चाहता हूं महोदय जी, हमारे आगे बढ़ने दीजिए, आगे बढ़ने दीजिए। माननीय सदस्यों ने कार्य स्थगन के माध्यम से बहुत ही ज्वलंत मुद्दों को लाया, पहले उनको सुना जाए और ठीक है उसको सुनेंगे। सरकार जो अवैधानिक स्थिति है, संवैधानिक जो परिस्थितियां यहाँ खड़ी हुई है, जहां लॉ एंड ऑर्डर का सिचुएशन खड़ा हुआ है, जहां मुख्यमंत्री जी के माध्यम से लोगों को अपील किया जा रहा है कि आप हर चीज के लिए तैयार रहे, ये जो अराजकता का स्थिति जो फैला हुआ है, इसके लिए सरकार से हम ये चाहते हैं कि बहस कराए। सेकंड पाली खाली है महोदय, सरकार ये बहस कराए। क्यों नहीं सरकार को इस्तीफा देना चाहिए, इस पे बहस कराए। हम लोग भी बहस के लिए तैयार है, और इसको क्यों नहीं इस्तीफा देना चाहिए महोदय, और इसको क्लियर करिए महोदय कि भाई आप पूछिए, अपना प्रश्न पूछिए, आपका प्रश्न पूछिए। मेरा प्रश्न सीधा था अध्यक्ष महोदय, हमने ये कहा कि पहले आश्वासन पर सरकार ने यदि जवाब नहीं दिया तो आप कैसे सरकार पर माने? हम तो उनको हेल्प भी कर रहे थे। अध्यक्ष महोदय, मेरा प्रश्न सीधा है, मेरा प्रश्न सीधा है कि ये जो बात माननीय विपक्ष के नेता जिस आरोपों को यहाँ पर उठाने की काम किया है, मैं कहता है कि सत्ता पद जो है यहाँ पर राजनीतिकरण कर रहे हैं। मैं 100% कहते हैं जो विपक्ष के यहाँ पर जो बैठे हैं वो शुद्ध राजनीति करते हैं विधानसभा में आकर। आज चाहे धीरज साहब का बात हो, चाहे सीएम की बात हो, ये चर्चा का मैदान नहीं है। और मैं इस बात को खुलासा करना चाहते हैं कि धीरज साहब का जो है पारिवारिक बिजनेस है। जब सिर्फ वो कांग्रेस के सांसद होने के नाते सिर्फ धीरज साहब का नाम आ रहा है, उनके पारिवारिक कारोबार है। उन्होंने आज तक आईटी ने कोई भी बात नहीं रखा है जो उनके पास कितना पैसा है, या गलत पैसा है या गलत तरीके से पैसा कमाए, वो कोई नहीं रखा है। लेकिन इन लोगों ने उस बात को कर रहे हैं। अब रही बात कि माननीय मुख्यमंत्री के बारे में बोल रहे हैं, ठीक है, वो ईडी आपने उसको समन किया है और उन ईडी को वो जवाब दे रहे हैं। फिर उस बात को यहाँ पर चर्चा का विषय क्यों आ रहा है? यहाँ पर सदन जो है जन का जो मुद्दा उठना चाहिए और जन मुद्दा को हम लोग इसका निराकरण करने की कोशिश करेंगे। इस तरह के मुद्दा विधानसभा में नहीं आनी चाहिए। मान्य सदस्य इन्फोर्समेंट डायरेक्टरी का या और सारा दूसरे बात सदन के अंदर से थोड़ा सा अवॉइड करना, या हम समझते हैं जनहित का, लोकहित का और सारे लोगों का बात सदन में आ सकेगा, और इन तमाम बातों को ला करके सदन में रखिएगा। चलिए प्रदीप जी, आपका प्रश्न का जवाब पूछ लीजिए। मैं प्रश्न का ही जवाब पूछ रहा हूं कि यह जो 16 जिले हैं उसमें कितनी रिक्तियां थी, जिनमें अब तक कितनी बहालियां हुई, और ये 8 जिले में किन कारणों से अब तक बहालियां नहीं हुई, और अब रिक्तियां वहां कितनी बची है? अगर ये 4 वर्ष इनको केवल बहाली की प्रक्रिया प्रारंभ करने में लगी तो सरकार हमें बताए इन रिक्तियों को कितने दिनों के अंदर भरेगी, कब तक बहाली आगे बढ़ेगी? 16 जिला में अभी तक हो चुका है, संख्या तो मेरे पास है नहीं, संख्या कितने लोगों का बहाली होगा उसका जवाब हम माननीय सदस्य को दे देंगे। और ये क्षेत्र जिला छूटा हुआ है उसको बहुत जल्दी
हम लोग करा लेंगे। महोदय, अध्यक्ष महोदय, मैं इस बात से कतई सहमत नहीं हूं कि माननीय सदस्य को दे देंगे। मैं सदन में इस विषय को लाया हूं, सदन में ये बातें आनी चाहिए। मुझे पता है कि इन जिन 16 जिलों की बहाली की ये बात पूर्णता की बात कर रहे हैं, वहां भी बहालियां अधूरी है, वहां भी बहालियां पूरी नहीं हुई है। मुझे पूरा यकीन है और मैं पूरी तरह से स्वस्थ हूँ। 3 जिलों देवघर, गोड्डा, दुमका को तुम्हें बड़ी नजदीक से जानता हूँ और इन 8 जिलों में बहालियां प्रारंभ भी नहीं हुई है, खुद सरकार मान रही है। और ये भी सरकार को पता होना चाहिए कि जो होमगार्ड की बहालियों में नौजवान जाते हैं 50% उनके लिए पुलिस के लिए आरक्षित होता है। उन नौजवानों के भविष्य पर भी खिलवाड़ हो रहा है, इसीलिए सरकार सदन में बताए। अध्यक्ष महोदय, मैं सहमत नहीं हूँ कि कितनी बहालियां हुई, कितनी खाली है और कब तक प्रारंभ बने। महोदय, उत्तर में स्पष्ट है कि 16 जिला में बहाली हो चुका है। 8 जिला में अभी प्रक्रिया शुरू नहीं हुई है। माननीय सदस्य अगर कहते हैं तो इसी चलती सदन में अभी वस्तु स्थिति क्या है उनको अवगत हाउस में ही करा देंगे। माननीय सदस्य कमलेश सिंह आ गया। कमलेश सिंह जी। अध्यक्ष महोदय, हाँ, हमारा प्रश्न था कि वज्रपात से पलामू जिला में 2023-24 में कुछ 28,36,000 रुपये का आवंटन पलामू जिला को उपलब्ध कराया गया था, जिसका 100% व्यय किया जा चुका है। जवाब में आया है स्वीकारात्मक है। अध्यक्ष महोदय, आप बाबा धाम के आपके शासन के द्वारा पूछना चाहते हैं कि जब पशुओं और व्यक्तियों की वज्रपात में मृत्यु हो गई है और 35,35,400 रुपये की राशि का आवंटन के संदर्भ में उपायुक्त पलामू ने अपने पत्रांक 186 हाउस को व्यवस्थित 2023 हाउस को व्यवस्थित करने के लिए आसन को सहयोग करें एवं आपदा प्रबंधन विभाग से पत्राचार किया है, सदस्य को बुलवाइए, परंतु 8 दिसंबर 2023 तक आवंटन प्राप्त नहीं हुआ है। अध्यक्ष महोदय, हम आपसे अपना प्रश्न दोहराना चाहते हैं कि जब मृत्यु हुए 7-8 महीना हो गया है और डीसी पलामू यहाँ पर सचिव को भेजे हैं, तो किस कारणों से आवंटन अभी तक जिला में नहीं दिया गया है, जो कि व्यक्ति के मरे हुए आप पूरा कुछ नहीं ऊपर हो गया। माननीय मंत्री जी, अध्यक्ष महोदय, 1 माह के अंदर माननीय सदस्य ने जो सवाल किया है 1 माह के अंदर भुगतान कर दिया जाएगा। न मुख्यमंत्री जी आपके अधीन है, न ईडी के दफ्तर आपके अधीन है, ये दूसरा विषय है। अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य साहब जाना। अध्यक्ष महोदय, माननीय मंत्री जी के द्वारा जो अभी का 1 महीना के अंदर हम लोग 12 बजे अपराह्न तक के लिए स्थगित की गई। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।